हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोस आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अपने हिस्ट्री जी के इतिहास के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी, सभी तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीई टेट यानी टेट की परीक्षाओं में के लिए उपयोगी हैं। भारतीय इतिहास के सभी ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान के सवाल ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, जो पूर्ण रूप से एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, शिकार या घुड़सवारी। तो आप देखिए, पूरा पाषाण काल के से रिलेटेड बताया गया। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या होता था, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो आदि मानव थे ना, तो उनको जुआ का पता था ना, संगीत का पता था ना, घुड़सवारी का। तो ये किससे रिलेटेड रहेगा? शिकार से, क्योंकि उनको अपने पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता था। इसलिए वो उनको मनोरंजन के साथ साथ क्या करते थे, अपने पेट को भरने के लिए भी शिकार किया करते थे। तो आपको थोड़ी ट्रिक लगाकर भी आप क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? यानी जब नवपाषाण काल आया तो उन्होंने सबसे पहले जो पशु पाला था, तो वो पशु कौन सा था? घोड़ा था, कुत्ता था, भेड़ थी, बकरी थी। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण काल यानी नवपाषाण काल जो तीन हमारे जो पूरा पाषाण काल के बाद जो पाषाण काल आया उसको नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। तो उसमें कौन सा पालतू पशु बनाया गया था प्रथम? तो वो घोड़ा, कुत्ता, भेड़ या बकरी। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। उन्होंने भेड़ को अपना क्या बनाया था? पालतू जानवर बनाया था, क्योंकि भेड़ ऊन भी देती थी उनको गर्म करने के लिए, और साथ साथ में भेड़ क्या देती थी? दूध वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण काल में जो लोगों द्वारा प्रथम जो पशु पाला गया था उसका नाम क्या रहेगा? भेड़ रहेगा। देखिए स्टूडेंट, आपको हम जो भी जानकारी देखते हैं उस जानकारी में किसी तरह की कोई बकवास नहीं होती है। सिर्फ जो हमारा मोटो होता है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराना, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका पूरा पूरा फायदा हो। और इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि कोई इसमें बकवास नहीं होकर सिर्फ क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो सुतकांगेडोर था, हड़प्पा था, लोथल था, मोहनजोदड़ो था। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, हड़प्पा। सबसे पहले जो हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा के नाम से देखिए बिल्कुल ट्रिक है कि हड़प्पा कालीन, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से इस सभ्यता को जाना गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि अनार्य अनार्य किसको बोलेगा? आर्य। और अनार्य जो सभ्यता में आर्य नहीं थे उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। तो वो क्यों सभ्य बताई गई है? तो क्योंकि उसका जो विकास था, जो उसका जो तरीका था, वो एक शहरी सभ्यता जैसा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता का निम्नलिखित में से संबंधित है? नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, लोह युग से या कांस्य युग से। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसको हम कांस्य युग से रिलेटेड सभ्यता
मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नवपाषाण पूरा पाषाण नहीं होगा, जो आपका आंसर होगा वो कांस्य युग से रिलेटेड रहेगा, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग से संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? बाघ का, गाय का, गैंडा का, हाथी का। तो देखिए आप, हड़प्पा कालीन संस्कृति की मुद्राओं में पक्की ईंटों की कलाकृतियों किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो आप गौर से देखिए, बाघ का, गाय का, गैंडा का, हाथी का। जो गाय थी वो आर्य पूजने लगे थे, गाय को कौन पूजते थे? आर्य लोग। लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता अनार्यों की सभ्यता थी, तो गाय का चित्रण पक्की ईंटों पर नहीं मिलता था, बाकी सभी पशुओं के चित्र मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विष्णु की, इंद्र की, वरुण की, पशुपति की। तो सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा थी की जाती थी, या जो आकृति चित्रित थी वो थी पशुपति की। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि वो लोग किसकी पूजा करते थे और किसकी आकृति होती थी। तो ब्रह्मा की, इंद्र की, या वरुण की, या पशुपति की, या विष्णु की। तो राइट आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सी, पशुपति की क्या करते थे वो लोग? पूजा करते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की है? जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के, तो उनकी खोज किसने की है? R.D. बैनर्जी ने, ए कनिंघम ने, सर जॉन मार्शल ने, या दयाराम साहनी ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। एन कनिंघम जी ने क्या की है? सबसे पहले एक ऐसा विद्वान था जिसने हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी? अवशेषों को खोजा था, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? ए कनिंघम जी ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा कालीन खोज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो अभी क्वेश्चन पहले आया है। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? D.D. गोस्वामी है, सर मार्टिमर हीलर है, सर विसेंट स्मिथ है, या सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जी भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने हड़प्पाकालीन सभ्यता की क्या अवशेषों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताना बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला है, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती है, जबकि दूसरे में बरगद की। बी ऑप्शन रहेगा, पहली व्यापार को महत्व देते जबकि दूसरे धर्म को। सी ऑप्शन रहेगा, पहली अहिंसा में विश्वास रखती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता के कोई विशेष नियम नहीं थे। डी रहेगा, पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप सोच कर बताइए, क्वेश्चनों में पहले ही हिंट आ चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता कैसी थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। तो आपको ये याद रखनी, क्योंकि हर काम अगर उनका देखा गया तो बिल्कुल शहरीकरण से उसका विकास किया गया है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? डी। पहली सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, जबकि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविड़म, हड़प्पा, ब्रह्मी, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी थी जिसको आज तक पढ़ा लिखा नहीं गया, कि जो लिखा हुआ है उसको हम
पढ़ सकें, क्योंकि मोस्टली जो उनकी भाषा थी यानी जो लिपि थी वो चित्रित लिपि होती थी, यानी फोटो के द्वारा वो अपने भाषा को बताते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही है तो उसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी। अभी तक उस लिपि की क्या नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है कि वो किस तरीके की लिपि का यूज किया करते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आता है, निम्नलिखित में से किससे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली या हड़प्पा। तो मृतकों का टीला के नाम से हम किसको जानते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी, मोहनजोदड़ो जो जगह है उसको हम मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना है। और चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध रहेगी, तो कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध रहेगी और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर रहेगा, सिंध के अंदर क्या रहेगा, स्थित स्थान रहेगा, सिंध। आप कमेंट करके बताएं कि आज जो ये सिंध है वो पाकिस्तान के अंदर है या फिर हिंदुस्तान के अंदर है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है, यानी जो अन्नागार कहाँ पर मिला है, जिसको हम अन्नागार भी बोल सकते हैं। कोठार का मतलब जिसमें हम अनाज इकट्ठा करके या भर के रख देते हैं उसको क्या बोला गया है, कोठार बोला गया है। तो अन्नागार कहो या कोठार कहो, तो कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, हड़प्पा में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा, मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल कोठार पाया गया है। और साथ साथ में अगर स्नानागार भी आ जाए तो वो भी कहाँ रहेगा, मोहनजोदड़ो के अंदर रहेगा, यानी विशाल स्नानागार कहाँ रहेगा, मोहनजोदड़ो के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी नाम की एक जगह है, तो उसका स्थान बताना है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर है, किस प्रांत में है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात के अंदर है या बलूचिस्तान के अंदर है या सिंध के अंदर है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, जो सिंध है उसके अंदर क्या रहेगा, अमरी नामक जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो उस प्रांत के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना या कृषि करना। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य धंधा जो मुख्य काम था वो क्या रहेगा, कृषि करना रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो उनका मुख्य धंधा क्या रहेगा, खेती बाड़ी करना रहेगा। ऐसे ही जो आर्य लोग थे उनका भी सेम एज इट इज ऐसा ही वर्क होता था, वो खेती बाड़ी के साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। तो दोनों क्वेश्चनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको कुछ जगहों के नाम याद रखने पड़ेंगे जो कभी कभार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। पतन का मतलब क्या होता है, जो बंदरगाह सिंधु घाटी की कौन से नगर के अंदर है। बंदरगाह आप सभी समझते होंगे, जहाँ पर जो शिप वगैरह हैं, बोट वगैरह हैं, वाटर शिप जिसको बोलते हैं, एक जगह पर रुकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पतन या फिर बंदरगाह या फिर सी पोर्ट। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो सी पोर्ट के बारे में बताना, तो कौन सी जगह था, रोपड़ के अंदर, हड़प्पा के अंदर, बनावली के अंदर या लोथल के अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, लोथल के अंदर है पतन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। स्थान का नाम बताना है कि भाई ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा नगर है जो क्या है सिंधु सभ्यता के जो भारत के अंदर नहीं है। रंगपुर है, कालीबंगा है, रोपड़ है, हड़प्पा है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी। जो हड़प्पा है वो वर्तमान समय में भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक होता था, इसलिए कोई बंटवारा नहीं था, तो वो सारा एक ही भारतवर्ष के अंदर होता था। लेकिन 1947 के बाद अलग अलग होने के बाद जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो भारत के अंदर नहीं है, यानी सभ्यता तो है हड़प्पा नामक जो जगह है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, यानी जो पूर्वी सीमा थी उसका निर्धारण कौन करता है, उसका नाम बताइए। डाबरकोट है, आलमगीरपुर है, लोथल है, कालीबंगा है। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो बी रहेगा, आलमगीरपुर। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन जो निर्धारण करता है उसका क्या नाम रखा है, आलमगीरपुर। जो डाबरकोट, लोथल है, कालीबंगा है, ये सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं था, यानी भारत के अंदर नहीं था। हुलास है, सुरकोटदा है, बालाकोट है या मांडा है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता का जो बालाकोट नामक जो स्थान है वो भारत के में नहीं है था। तो आपको याद रखना कौन सा स्थान नहीं था। अब हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट स्थल भारत के अंदर नहीं था, बालाकोट स्थल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, लोहे की, गेहूं की, कुम्हारों का चाक की या आग की। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ए, लोहे की। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो गेहूं की खेती तो थोड़ी बहुत है उन्होंने की है, देखा उन्होंने गेहूं किस तरीके से होता है। कुम्हार का चाक के भी वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, और वो लोग भोजन पका कर खाने लगे थे तो आग के भी कुछ अवशेष वहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके परिणाम मिलने के कारण से कहा जाता है, लेखन, कला, बर्तन या तांबा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वो सी रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता के जो प्रमाण है वो मिलने के कारण क्या कहा, जो बर्तनों की वजह से क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता के जो प्रमाण मिलने से कहा गया है कि आर्यों से पहले एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो वो जानकारी हमें बर्तनों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है। उनके घर ईंटों के बने हुए होते थे। उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, उपयुक्त सभी। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं तो उनका जो घर के निर्माण योजना जो खुला चौक मुख्य लक्षण था। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो से, उनके जो घर बने हुए होते थे वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे, और यानी जो पानी निकासी की जो व्यवस्था होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। तो ये सारी बातें सही हैं और किससे प्राप्त हुई हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सुंदर मूर्तियां में आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली, धर्म और दर्शन शास्त्र।
तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान जो रही है तो वो किससे पहचान होती है, तो सुंदर मूर्तियों से या आर्थिक और सामाजिक सुधार थे। तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि शहर योजना प्रणाली के अंदर सुंदर मूर्ति, आर्थिक, सामाजिक, धर्म, दर्शन, साथ ये सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि उनके जो रहने की व्यवस्था होती थी वो शहरी योजना की तरह होती थी, यानी बिल्कुल सही तरीके से सारे कार्य किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से या तांबा से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या ज्ञान प्राप्त हमें होता है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो पुरातत्विक उत्खनन से मिलता है, कि जब वहाँ पर उत्खनन किया गया तो उससे प्राप्त तो हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, चांदी का, कांसा का, पीतल का या तांबा का। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु थी उसका प्रयोग किया गया है तो तांबा का। तो आपको याद रखना कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, तांबा धातु का प्रयोग किया गया है मानव के द्वारा सबसे पहले जो धातु रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो वो आपको नवपाषाण काल के बारे में बताएंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए, 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व या 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो आर्य थे वो भारत में आए थे, यानी जो आर्य भारत में आए थे, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया, अनार्य के नाम से जाना गया। तो आर्यों के आगमन बताया गया भारत में 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्वी यूरोप से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा, मध्य एशिया। आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से कहाँ पर आए थे, भारत के अंदर आए थे। तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना है बी रहेगा, आर्य लोगों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ है। जो पूर्व मूल जो निवासी रहेंगे हड़प्पा कालीन लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहेंगे वो कहाँ से रिलेटेड रहेंगे, भारत से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन आर्य लोग कहाँ से आए हुए लोग माने गए हैं, मध्य एशिया से आए हुए लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आर्य से रिलेटेड रहेगा कि आर्य लोग और क्या क्या काम करते थे, कहाँ से तो आए, हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, शरणार्थी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में, अप्रवासी के रूप में, सौदाखोर तथा खानाबदोश के रूप में। तो राइट आंसर जो है हमारा वो बी रहेगा, आक्रमणकारी। जो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। तो आपको याद रखना है जो लड़ाकू नाम जाति के नाम से भी इनको जाना जाता था या आक्रमणकारी जाति के नाम से आर्यों को जाना जाता था। तो भारत में आने का जो इनका उद्देश्य था वो आक्रमणकारी उद्देश्य था, यानी लड़ाकू जाति प्रवृत्ति के ये लोग थे। तो आर्य जो भारत में आए हैं तो आक्रमणकारी के रूप में आए हैं, यानी युद्ध करने के उद्देश्य से या लड़ाई करने के उद्देश्य से भारत में आकर रुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आर्यों से रिलेटेड,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद माना है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद या अथर्ववेद? तो यहाँ वेदों की बात है तो हमारे 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद में सबसे पुराना जो वेद रहेगा वो राइट आंसर हमारा बी रहेगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद, वेदों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वेदिक जो आर्य हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का, पाली का, प्राकृत का या द्रविड़ का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? ए। जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आज के जो नॉर्थ इंडिया में जो बसे हुए लोग हैं जिसको क्या माना गया? आर्य जाति के लोग माना गया, और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी माना गया है। तो ऋग्वेदिक आर्य जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और हमारे जो वेद, पुराण, महाभारत यानी जो भी महाकाव्य हैं उनकी जो रचना हुई है वो कौन सी भाषा के माध्यम से हुई है? तो संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ। तो ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा मानी गई है वो कौन सी भाषा है? तो वो संस्कृत भाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेदों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा ये भी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद रहेगा। तो वेदों में सबसे जो पवित्र नदी का जिक्र हुआ है उस नदी का नाम हमें बताना है। तो वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है या यमुना नदी है? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? सी। सरस्वती नदी को वेदों की सबसे पवित्र नदी माना गया है। और आज के दिन आप सभी को पता होगा सरस्वती नदी को हम एक लुप्त नदी की क्या देते हैं? धारणा देते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो नदी क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। तो आपको याद रखना है वेदों में सबसे पुरानी जो नदी रही है वो कौन सी नदी रहेगी? सरस्वती नदी रहेगी। वैसे भारत की सबसे पवित्र नदी पूछी जाए तो आप सभी को पता है गंगा जो रहेगी वो भारत की सबसे पवित्र नदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या ऋग्वेद में? तो शास्त्रीय जो संगीत है तो वो कौन से वेद के अंदर आता है? तो इस सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई है? जो शास्त्रीय संगीत रहेगा उसका जो संबंध रहेगा तो वो सामवेद से रहेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी। सामवेद में किसके बारे में बताया गया है? शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा का, सोना का, तांबा का या चांदी का? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, तांबा। यानी वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया है वो कौन सी धातु रहेगी? तांबा रहेगी। तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हड़प्परकालीन सभ्यता से रिलेटेड। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन का संबंध किसी न किसी एग्जाम से रहेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी लेते हैं जो वैदिक युग से संबंधित रहेगा। देखिए सबसे पहले हमने जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ है, कैसी थी। अब हम कौन सी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता, उसकी जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या ऋग्वेद काल में?
ब्राह्मणवाद, जिसे आज क्या माना गया है, एक श्रेष्ठ वर्ग के नाम से जाना जानता है। वैसे आप सभी को पता होगा हमारे जो 4 वर्ण आए हैं, जिनमें 4 वर्ण कौन कौन से। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो इन चारों में ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ वर्ग के साथ जोड़ा गया है। तो इसकी जड़ें के बारे में बताना है कि जो इसकी जड़ें हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन ए रहेगा। ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में से ही ब्राह्मणवाद का जो श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक माना गया है, यानी जो सृष्टि के रचयिता, यानी सृष्टि के बारे में जिन्होंने विधि विधान से लिखा है, तो उसका लेखक कौन है। पाणिनि है, वाल्मीकि है, मनु है या वशिष्ठ है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। प्राचीन विधि का लेखक कौन रहेगा, मनु। तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना है, कौन, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। तो हिंदू विधि की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मिताक्षरा है। तो उसके लेखक का नाम आपको बताना है। नैनचंद्र है, विज्ञानेश्वर है, कंबन है, अमोघ वर्ष है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी। विज्ञानेश्वर जी क्या रहेंगे, हिंदू विधि की एक पुस्तक है मिताक्षरा, उसके क्या रहेंगे, लेखक रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा गया, एक तो ये बताया गया कि विधि के जो लेखक कौन थे, तो वो थे मनु। और अगर पुस्तक बताए हिंदू विधि की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मिताक्षरा है, तो उसके लेखक कौन रहेंगे, विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दोनों पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों के अंदर आपको पजल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड रहेगा। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख थी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो वैदिक युग में 16 तरह के विवाह के बारे में बताया गया था। जो 16 तरह के विवाह करण का किया उल्लेख किया गया है, तो उनमें से जो एक विवाह था वो रहेगा डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत किया जाता था। कौन से युग में, वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में गढ़वाल नामक जो जगह है उसके बारे में बताया गया है। तो कुमारचल के बारे में, जालंधर, गढ़देश, ये केदारखंड। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ए रहेगा, कुमाचल। जो कुमाचल के नाम से स्कंद पुराण में गढ़वाल नामक जो जगह थी उसको जाना जाता था। तो आपको याद रखना है क्या नाम रहेगा, कुमाचल नामक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, वैदिक युग से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा नया लिया गया है, ध्यान से देखिए। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। तो शब्द है निष्क, जिसका वैदिक काल में क्या अर्थ होता था, आभूषण, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप से। तो निष्क का क्या अर्थ है, वैदिक काल में तो आभूषण, लेकिन बाद में इसका जो प्रयोग हुआ किस रूप से में हुआ है, कृषि के उपकरण के रूप में, लिपि के उपकरण के रूप में, सिक्का के रूप में या शस्त्र के रूप में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सी, सिक्का। यानी जो शब्द है निष्क, उसका वैदिक काल में जो प्रयोग हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, राइट ऑप्शन सी, सिक्का के रूप में प्रयोग हुआ। वैदिक युग में आभूषण और बाद में निष्क का मतलब क्या होता था, सिक्का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
ऋग्वेद में वर्णित देवताओं को सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में जो सबसे पुराना या प्रमुख देवता है उसका नाम क्या रहेगा? ए, इंद्र देवता। इंद्र देवता को क्या माना गया है? प्रमुख देवता का रूप दिया गया है। इससे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता माना गया है वो कौन सा रहेगा? आपका इंद्र देवता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो आपको याद रखना है जो वैदिक देवता हैं इंद्र, तो वो किस रूप के ईश्वर माने जाते थे? शाश्वतता के, वर्षा एवं ब्रज के, अग्नि के या पवन के। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, वर्षा एवं ब्रज के जो क्या वैदिक देवता जो इंद्र थे ईश्वर माने जाते थे, कि जो इंद्र देवता हैं उनका जो रूप है वो वर्षा के रूप में होता है या ब्रज के वासी के रूप में उनको माना जाता है। मेन जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? वो बी ऑप्शन में जो वर्षा है, तो वर्षा का देवता कौन होता था? इंद्र देवता होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख ऋग्वेद का प्रमुख देवता माना है शक्ति, वरुण, मारुत या अग्नि। तो ऋग्वेद में जो सबसे जो प्रमुख देवता माना गया है वो अग्नि को माना गया है, यानी अग्नि देवता को माना गया है। आप सभी को पता होगा जो वेदों के ज्ञाता होते हैं तो उनका जो मेन कार्य होता है वो क्या होते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ वगैरह किया जा करते हैं, और हवन यज्ञ में किसका प्रयोग किया जाता है? अग्नि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है अगर हम हवन यज्ञ वगैरह करते हैं तो पूरी जो सृष्टि है वो शुद्ध हो जाती है। इसलिए अग्नि देवता को सबसे ज़्यादा क्या माना गया है? पवित्र और प्रमुख स्थान ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का प्रतीक चिन्ह का आधार पट्टी पर एक शब्द है सत्यमेव जयते। जो हमारे सिंबल होते हैं उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो उसके वो किसके ऊपर अंकित है? तो रामायण के अंदर, मुंडकोपनिषद के अंदर है, या ऋग्वेद के अंदर है, या शतपथ ब्राह्मण के अंदर है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा बी, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो शब्द है वो हमारे भारतीय चिन्ह के अंदर लिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मुंडको उपनिषद से क्या रहेगा? सत्यमेव जयते रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है हमारी 18। तो आपको याद रखना है हमारे 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, और जो पुराणों की संख्या रहेगी वो 18 रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो पुराणों की संख्या क्या रहेगी? हमारी 18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में, ऋग्वेद में। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, क्योंकि गायत्री मंत्र को बहुत ही पावरफुल मंत्र माना गया है, और हम हर कार्य जब भी अच्छा कार्य करने की सोचते हैं तो गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम गाया जाता है, भगवान का उस पूर्ण पिता परमात्मा का आह्वान किया जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र को सबसे सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है वो हमें ऋग्वेद के अंदर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऋग्वेद धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? देवी माता की, पशुपति की, त्रिमूर्ति की या प्रकृति की? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, वैदिक धर्म के अनुसार जो आर्य लोग होते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो राइट आंसर तो हमारा डी रहेगा, क्योंकि वो आपने देखा होगा जब हम कोई भी हवन वगैरह करते हैं तो उस समय हर प्रकृति की जैसे हवा, पानी, वायु,
या जो अग्नि, तो इन सब की आह्वान किया जाता है, इन सब की पूजा की जाती है, सूर्य देव, इंद्रदेव सबके को नमस्कार किया जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वैदिक धर्म के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो पशु हो, पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे जो भी है, उनकी ये क्या करते थे, उपासना करते थे। तो आर्यों की ये सबसे अच्छी बात होती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वैदिक धर्म से ही संबंधित रहेंगे, क्योंकि आपको पता चला कि किस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसे कार्य कर रही थी, उसके बाद जो आर्य आए हैं वो कैसे कर रहे हैं, और आर्यों के बाद जो वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है और कैसे कौन कौन से हमारे क्या रहे हैं, वेद रहे हैं। सबसे अच्छा वेद कौन सा रहा, सॉरी अच्छा नहीं, जो सबसे पुराना और ओल्ड वेद रहा है, और जिसके अंदर से गायत्री मंत्र को गाया गया, और गायत्री मंत्र के साथ साथ हमारा जो सत्यमेव जयते जैसा जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये वेदों की जानकारी रही है। अब पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल में और क्या क्या हुआ। ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती, पशुपालन, व्यापार या शिल्पकारी। तो ऋग्वेदिक काल से पूर्व जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन। जो आर्य लोग थे वो पशुपालन में और साथ साथ में खेती बाड़ी में भी क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। क्योंकि खेती बाड़ी के साथ साथ वो पशुपालन, जो आज हमारा जो वर्तमान समय में जो किसान होते हैं अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ अपने पशुपालन को भी संभालते हैं, यानी उनकी आय का जो अदर रिसोर्स था वो पशुपालन भी था, और मेन जो था वो क्या था, खेती बाड़ी करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो जीवन से संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे। तो 4 आश्रमों का अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चार आश्रम कौन से होते हैं। जिसमें से जो गृहस्थ आश्रम आपको बता देती हूँ, एक ब्रह्मचर्य होता है। 2 आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे 2 आश्रम कौन से रह गए हैं। तो जीवन के चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थलों से संबंधित हैं, या राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से संबंधित हैं, या जाति से संबंधित हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। जो हमारे जो 4 चरण हैं, जो 4 आश्रम हैं, वो जीवन के जो हमारे चरण होते हैं, यानी जो हमारे जीवन में जो सी एज आती है, एज के अनुसार हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं। तो जीवन के चरणों से संबंधित हमारे 4 आश्रम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रह्मी शब्द का अर्थ है। तो ब्रह्मी नहीं है, ब्रीही शब्द का क्या अर्थ है। तो गेहूं है, चावल है, तिल है, या जौ है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जो। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, राइट आंसर जो रहेगा। आपको पता होगा जब हम हवन यज्ञ वगैरह करते हैं या हवन की वेदी बनाते हैं तो उसमें साथ में चावल के साथ साथ क्या रखे जाते हैं, जौ भी रखे जाते हैं। या कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें जौ को बहुत ही पवित्र माना गया है। जैसे हम देवी माँ के व्रत करते हैं तो क्या करते हैं, जौ को बोते हैं। तो वैसे वैदिक साहित्य से जुड़ी हुई बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि के बारे में बताया है, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान के, जीव विज्ञान के, या भाषा और व्याकरण के। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, जो पाणिनि जो थे भाषा और किसके, व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि की लिखी हुई जो बुक थी वो क्या थी, अष्टाध्यायी थी, यानी जिसके अंदर अष्टाध्याय थे। और भाषा और व्याकरण से जुड़ी हुई उनके जो प्रसिद्ध विद्वान रहेंगे कौन, पाणिनि। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके अंदर जो हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है डाले गए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन मिस न करें क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था।
ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि हमारा जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित होता था। 4, 3, 5, 2, ये इसका आंसर आपको पहले ही पता चल गया। 4 वर्ण होते थे हमारे आर्य समाज में। 4 वर्णों में क्या किया गया था, समाज को विभाजित किया गया था। और ये चारों वर्ण मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी के जो कार्य थे वो अलग अलग होते थे। अगर आपको इनके कार्य न पता हो तो कमेंट करिए, आपको कमेंट के द्वारा आपको इनके कार्य बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, लुम्बिनी में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। और महात्मा गौतम बुद्ध का अगर नाम पूछ लिया जाए जो उनके बचपन का नाम था, तो वो उनके बचपन का नाम क्या रहेगा? राहुल रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी, एक विजेता। तो राइट आंसर रहेगा हमारा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। उसको हम क्या कहते हैं? बुद्ध। यानी जिसने अपनी बुद्धि को जीत लिया हो उसका नाम क्या होता है? बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का नाम इस तरीके से पड़ा था क्योंकि उन्होंने क्या कर ली थी? ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। यानी एक संपन्न ज्ञान परिपक्व आदमी को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्ध। तो आपको याद रखना है बुद्ध का शब्द का जो तात्पर्य क्या होता है, तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। उनका जन्म हुआ है तो अब उनकी मृत्यु के बारे में बताएंगे कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। तो जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोध गया में या लुम्बिनी में? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। कुशीनगर में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, यानी उन्होंने खुद ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध की मृत्यु अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना है कुशीनगर में, और जन्म स्थान लुम्बिनी में। और अब ये जो श्रावस्ती और बोध गया ये भी दोनों महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए नगर रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ऑप्शन डाले गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा जो रहेगा महात्मा बुद्ध के जिंदगी के बारे में या उनके जीवन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गौतम बुद्ध के संबंध का। गौतम बुद्ध ने के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। जो गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो संबंध बताने के इनमें से कौन सा सही है और एक है जो गलत है। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में। तो ये आपको याद रखना है कि ये राइट आंसर है, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? बोध गया। इसलिए गया नाम की जो जगह थी उसका नाम क्या पड़ गया था? बोध गया पड़ गया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ये तीसरा नगर है जो आपको मैंने बता दिए थे, दोनों आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो इस तरीके से जो हमने गलत छांटना है, गलत की छटनी करनी है कि महात्मा बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि उनको राजगृह में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी और क्या क्या उन्होंने कार्य किए और कौन कौन से जो फेमस उनके विचार रहे हैं, यानी उनके विचारों के द्वारा उनको जाना गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो अभी बताया था बोध गया में,
क्या हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आपको 4 नगर याद हो गए हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है, और महात्मा बुद्ध को जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो कहाँ पर हुई है, बोध गया के अंदर हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो महात्मा बुद्ध से ही रिलेटेड रहेगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध के बारे में बताना है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा बी रहेगा, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध को प्रथम जो उपदेश दिया है वो कहाँ पर दिया है, सारनाथ के अंदर दिया है। तो सारे जो ऑप्शन है किससे रिलेटेड रहेंगे, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड रहेंगे। सिर्फ आपको उनके कौन सी जगह उनको क्या क्या प्राप्त हुआ है तो वो आपको याद रखना। अगर कोई याद करने में आपको डाउट होता है तो आप साथ साथ में नोटबुक के अंदर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तरीके से एक न क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के बारे में जरूर जानकारी दी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चे क्या हो जाएं, पजल हो जाएं और वो ऑप्शन को गलत कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, जैनियों का, शैवों का या वैष्णवों का? देखिए हमारे जो 8 धर्म बताए गए हैं भारत के अंदर, तो उन 8 धर्मों में ये जो धर्म है, जैसे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तो ये हमारे धर्म हैं। तो उनमें बताया गया है कि जो जातक पवित्र ग्रंथ है वो किसका है, तो वो बौद्धों का है। जैसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या माना गया, गीता, महाभारत, रामायण को माना गया है, वैसे ही जातक पवित्र ग्रंथ है किसका माना गया है, बौद्धों का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत का, पाली का, हिंदी का या प्राकृत का? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा बी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पाली भाषा का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि उस समय जो लोग होते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, जो आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली भाषा थी। क्योंकि कोई भी धर्म जब प्रसार करता है, जब उस धर्म की जो भाषा सभी लोग समझ सकें, इसलिए आपको याद रखना है बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है तो वो पाली भाषा में हुआ है, और वेदों का जो वैदिक भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, तो जो त्रिपिटक और जातक ये किसके धार्मिक ग्रंथ रहेंगे, तो आपको याद रखना है ये रहेंगे बौद्ध धर्म के। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है कि त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदुओं की गीता है, तो वैसे ही जैसे मुस्लिम धर्म का दिया है तो मुस्लिम धर्म की क्या रहेगी, आपको याद रखना है कि कुरान शरीफ जो है वो किसकी है, मुस्लिम धर्म की क्या रहेगी, जो पवित्र पुस्तक रहेगी। तो हिंदू धर्म का आपको पता चला, बौद्ध धर्म का और मुस्लिम धर्म का कि इनकी जो पवित्र पुस्तक रहेगी उनके नाम क्या क्या हैं, तो जातक और त्रिपिटक। नेक्स्ट आता है हमारा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी उन्होंने जो जो उपदेश दिए हैं तो उनको इकट्ठा करके रखा गया है, तो उस संग्रह का नाम बताइए। विनय पिटक है, बुद्ध चरित है, अभिधम पिटक है या सुत्त पिटक है? उनके 3 पिटक थे, आपको ये बात याद रखनी, 3 पिटक के नाम आए हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको इकट्ठा करके एक बुक में रखा गया, उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम है डी, आपका राइट आंसर है सुत्त पिटक, यानी सुत्त पिटक आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और जो बुद्ध चरित है वो महात्मा बुद्ध के ऊपर बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम क्या रहेगा, बुद्ध चरित रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि उपदेशों का जो संग्रह कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसने किया है, किस में है, बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो किस में दिया गया है? तो 3 पिटक हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो उनके 3 पिटक में किसका वर्णन किया गया है,
जो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो ये शील व्रत है, अणुव्रत है या त्रिरत्न है, ये बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो आपको याद रखना है बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है, राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? मोहम्मद, कन्फ्यूशियस, मोजेज या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, कन्फ्यूशियस। जो कन्फ्यूशियस जो रहेगा वो महात्मा बुद्ध का समकालीन रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी एक आधी बार पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए डाला गया ताकि ये क्वेश्चन आ जाए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, तो आप पजलना और तुरंत आपके आंसर का जवाब दे दें। तो आपको दोबारा से रिपीट किया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का समकालीन कौन रहेगा, तो कन्फ्यूशियस जी जो रहेंगे महात्मा बुद्ध के समकालीन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो भिक्षुणी संघ देखिए, इसमें इस धर्म में जो लोग होते थे शामिल, उसमें कुछ जैसे मैन होते यानी मेल होते थे और कुछ फीमेल होती थी। तो सबसे पहले जो धर्म में जो भर्ती होते थे यानी जो धर्म को धारण करते थे वो मेल होते थे, लेकिन बाद में उन मेल को क्या बोला जाता था, भिक्षु। लेकिन बाद में औरतें भी यानी जो महिलाएं थी वो भी इसके अंदर शामिल होने लगी, तो इसलिए उनको भिक्षुणी बोला गया। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई है, वैशाली के अंदर की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप, आपको याद रखना सांची का स्तूप भी है, तो वो किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कौन से धर्म के बारे में बताता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। तो जो सांची का स्तूप है जिसकी कला और मूर्ति कला बौद्ध धर्म के बारे में बताती है, तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना सांची के स्तूप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था भक्तिवाद से, कर्मकांडों के व्यवहार से, एक ही भगवान में विश्वास से, विचारों और चरित्र के शुद्धता से। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी रहेगा, विचारों और चरित्र की शुद्धता। ये जो बुद्ध के उपदेशों का संबंध रहता था कि अगर हमारे विचार और हमारा जो चरित्र है वो शुद्ध हो जाएगा तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें अपने विचार और अपने जो चरित्र है उसको क्या रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का मेन तथ्य होता था। तो भक्ति और कर्मकांड या एक ही भगवान में विश्वास, ये उनकी मेन बातें नहीं थी, बल्कि विचारों और चरित्र की शुद्धता ही उनका मेन उपदेश के साथ संबंध था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड रहेगा, कपिल वस्तु संबंधित है महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से या महात्मा गांधी से? तो आपको पता है कि जो कपिल वस्तु है वो किससे संबंधित रहेगी, वो महात्मा बुद्ध से संबंधित एक जगह का नाम रहेगा। कौन सी जगह, कपिल वस्तु। जैसे हमने नाथ जितने भी नाम पढ़े हैं, जैसे सारनाथ है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है या बोध गया है, ये सारी जो जगह किससे रिलेटेड रहेंगी, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जगह रहेंगी सारी की सारी। तो कपिल वस्तु का संबंधित किससे रहेगा, महात्मा बुद्ध से रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं, तो चौथे जो चतुर्थ है बौद्ध सम्मेलन उसके बारे में पूछा गया है। ये ऊपर ये जितने भी नाम दिए हैं, जैसे अशोक है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य है या चंद्रगुप्त है या कनिष्क है, इन सभी के शासनकाल में क्या हुआ है, महात्मा बुद्ध के जो सम्मेलन हुए हैं अलग अलग समय पर। तो राइट ऑप्शन आपको बताना कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, जो रहेगा ए, कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ है, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ है।
तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट। आज के हमारे ये क्वेश्चन थे जो 4 भागों से रिलेटेड हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने किसके बारे में, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जाना, फिर आर्यों के बारे में जाना, फिर वेदों जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसके बारे में जाना, और उसके बाद हमने किसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल की है, महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल की है। इससे आगे हम हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो भी आपके दोस्त किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं तो इस वीडियो से उनकी हेल्प ज़रूरी होगी। एक पार्ट में ही 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड उनको ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते रहेंगे आप सभी को ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।